पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसे ढोलकपुर गांव में शाम के 7 बजते ही सन्नाटा छा जाता था। आज की रात कुछ अलग थी। आसमान में चांद काले बादलों के पीछे छिपा था। रुद्र, आयुष और साक्षी, जो पास के शहर में स्कूल में पढ़ते थे, आज उन्हें वापस आने में थोड़ी देर हो गई थी। साक्षी थोड़ी आगे निकल गई थी, लेकिन उसने चलते समय देखा कि अंधेरे के बीच से एक लड़की ठीक उसके सामने आकर रुकी, जिसके चेहरे पर काला मास्क था। अचानक एक धारदार चाकू निकाला और एक ही झटके में उसने साक्षी पर हमला किया और उसके शरीर के चिथड़े उड़ा दिए। जमीन खून से लाल हो गई। कुछ देर पीछे रुद्र आराम से अपनी धुन में आ रहा था। तभी एक रास्ते के मोड़ पर वही लड़की रुद्र के सामने आकर रुकी, जिसके चेहरे पर काला मास्क था। तभी उस लड़की ने चाकू निकालकर और एक ही झटके में रुद्र का सिर धड़ से अलग कर दिया। अब सिर्फ आयुष बचा था। वह धीरे धीरे अपने घर के करीब पहुंच रहा था। तभी वही लड़की आयुष के सामने आकर खड़ी हो गई। तभी उस लड़की ने अपनी भयानक आवाज में कुछ पूछा। क्या मैं खूबसूरत हूँ? उसने पूछा। आयुष कांप रहा था। वह बोला, तुम खूबसूरत हो। चुड़ैल ने जोर जोर से हंसते हुए उसने मास्क हटाया और अपना भयानक चेहरा दिखाते हुए पूछा, क्या मैं अभी खूबसूरत हूँ? आयुष का दिमाग सुन्न हो गया। उसका चेहरा सड़ा हुआ था और होठों से ताजा खून बह रहा था। आयुष ने डर के मारे कहा, नहीं, तुम बिल्कुल खूबसूरत नहीं हो। तुम एक डरावनी चुड़ैल हो। देखो, मुझे मत मारना। मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ। मुझे ABCD भी आती है। मुझे छोड़ दो। ये सुनते ही चुड़ैल ने दहाड़ मारी और आयुष का सिर भी धड़ से अलग कर दिया। अगली सुबह शहर के प्राइवेट स्कूल जहाँ रुद्र, आयुष और साक्षी पढ़ते थे, उनका मास्टर राइस्टार, जो बच्चों के पसंदीदा और स्कूल के प्रधान थे, सुबह 8:30 बजे तक बच्चों का इंतजार कर रहे थे। राइस्टार सिर्फ एक आम शिक्षक नहीं थे। उनके पास तेज दिमाग था और वे पहले सैन्य और मार्शल आर्ट्स पृष्ठभूमि से जुड़े हुए थे। उन्होंने स्कूल के बाहर खड़े होकर सोचा, रुद्र, आयुष और साक्षी रोज समय पर आते हैं। आज क्या बात हुई? और आज उनका टेस्ट भी है। बच्चे भी ना, मुझे ही जाना पड़ेगा। ये सोचकर उन्होंने अपनी बाइक निकालकर सीधे ढोलकपुर गांव की ओर निकल पड़े। उन्हें अपने साथ लेने के लिए वह काफी तेज रफ्तार में आधे घंटे में ढोलकपुर गांव के अंदर पहुंच गए थे। उन्होंने अपनी बाइक और अंदर ले ली। उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोगों की भीड़ जमा है। राइस्टार आगे बढ़े और उनके रोंगटे खड़े हो गए। तीनों बच्चों की निर्जीव लाशें वहां पड़ी थी। उनके सिर धड़ से अलग थे, जो कि उन्हीं के स्टूडेंट्स रुद्र, आयुष और साक्षी की लाशें थीं। पीछे से गांव के सरपंच रघुवीर सिंह रोते हुए बोले, आओ मास्टर जी, देखो इस गांव के श्राप ने हमारे फूल जैसे बच्चों को छीन लिया। हम सुबह से परेशान हैं। इन तीनों की लाशें कल रात हमें सड़कों पर मिली, जहां ये बहुत खराब व्यवस्था में पड़े हुए थे। राइस्टार ने गुस्से और दर्द में पूछा, सरपंच जी, ये किस दरिंदे का काम है? एक ही रात में 3 बच्चे, उनके सिर ऐसे काटे गए हैं जैसे किसी बेहद धारदार हथियार से, एक ही वार में। कैसे हो गया? कुछ तो बोलो सरपंच साहब। सरपंच कांपते हुए बोले, मास्टर जी, ये इंसान का काम नहीं है, ये उसी का काम है। कमला वापस आ गई है। ये कहानी आज से 5 साल पहले की है। उस वक्त ढोलकपुर गांव में कमला नाम की एक लड़की रहती थी, जिसकी खूबसूरती के चर्चे हर जुबान पर थे। पूरे गांव का हर लड़का बस यही सपना देखता कि काश कमला उसकी हो जाए। एक दिन कमला घर का कुछ सामान लेने के लिए किराने की दुकान की तरफ जा रही थी। रास्ते में गांव के दबंग जमींदार का बिगड़ा हुआ बेटा उसने सामने आकर अजीब लहजे में बोला, ओहो मैडम जी, कहाँ जा रही हो अकेले अकेले? जरा हमारे साथ भी चलो। आखिर मुझ में क्या बुराई है? पैसा है, दौलत है, गाड़ी है और आलीशान बंगला भी। बस तुम मेरी हो जाओ, कसम से रानी बनाकर रखूंगा। लव यू मेरी जान। कमला का खून खौल उठा। उसने चिल्लाकर कहा, छी, हट जा मेरे रास्ते से। मैं तुझ जैसे कमीने, जुआरी और शराबी लड़के से कोई रिश्ता तो क्या, बात भी नहीं करना चाहती। आदित्य की ईगो पर चोट लगी थी। वह गुस्से में तमतमा उठा और बोला, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने आदित्य भाई को बुरा भला कहा? रुक, तुझे अभी मजा चखाता हूँ। उसी गांव में विक्रम नाम का एक शख्स रहता था, जिसने जापानी समुराई विद्या सीखी थी। वह हमेशा अपने साथ एक तेज धार वाली कटाना रखता था। विक्रम वहां से गुजर ही रहा था कि उसने आदित्य को कमला के साथ बदतमीजी करते देख लिया।
विक्रम सीधा आदित्य के सामने जा खड़ा हुआ और उसे ललकारते हुए बोला, अबे आदित्य, एक निहत्ती औरत को छेड़ता है? अगर अपनी माँ का दूध पिया है तो मुझसे लड़कर दिखा, वरना मैं यही समझूंगा कि तू बस औरतों पर रौब झाड़ना जानता है। आदित्य हंसा और बोला, अबे चने, तू कहाँ से टपक गया? ये अपना समुराई वाला नाटक जापान में झाड़ना, यहाँ तेरी अकड़ नहीं चलेगी। आजा मैदान में, आज तुझे बताता हूँ। दोनों के बीच तलवारों की भयानक जंग शुरू हो गई, लेकिन विक्रम की फुर्ती के आगे आदित्य टिक न सका। विक्रम ने एक ही बार में आदित्य का सिर धड़ से अलग कर दिया। आदित्य वहीं ढेर हो गया। कमला ने जब विक्रम का यह निडर अंदाज देखा तो वह उसकी कायल हो गई। उसने पास आकर कहा, थैंक यू सो मच विक्रम, मुझे इस दरिंदे से बचाने के लिए। सच कहूँ तो मुझे तुमसे प्यार हो गया है। क्या तुम मेरे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहोगे? विक्रम वैसे तो शांत स्वभाव का था और प्यार मोहब्बत से दूर रहता था, लेकिन कमला की सादगी और उसकी बातों ने उसका दिल जीत लिया। उसने शादी के लिए हाँ कर दी। कुछ ही दिनों बाद दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई और शादी के बंधन में बंध गए। शादी के बाद कुछ महीने तो बड़े प्यार से बीते, लेकिन फिर विक्रम को एक लंबी ट्रेनिंग के लिए बॉर्डर पर जाना पड़ा। जाते समय उसने कमला से कहा, देखो कमला, मुझे काम के सिलसिले में बॉर्डर जाना होगा, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि जल्द से जल्द वापस लौटूंगा। विक्रम के जाने के बाद कमला घर में एकदम अकेली पड़ गई। दिन बीतते गए और उसकी तन्हाई बढ़ती गई। उसे किसी के साथ की जरूरत महसूस होने लगी। काफी समय बाद विक्रम अपनी ट्रेनिंग पूरी करके वापस लौटा। वह कमला को बिना बताए सरप्राइज देना चाहता था। जैसे ही विक्रम ने दबे पांव अपने कमरे के अंदर कदम रखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने जो देखा उसने उसके होश उड़ा दिए। कमला किसी गैर मर्द के साथ संबंध बना रही थी। विक्रम को धोखे से सख्त नफरत थी। उसने जिस औरत को अपनी जान से ज्यादा चाहा, उसने ही उसकी पीठ में छुरा घोंपा था। गुस्से और पागलपन में विक्रम ने आओ देखा न ताओ, एक ही झटके में उन दोनों के सिर धड़ से अलग कर दिए। पूरा कमरा खून के फव्वारों से लाल हो गया। दोनों की लाशें जमीन पर तड़प रही थीं। विक्रम ने तो अपना बदला ले लिया, लेकिन उस दिन के बाद से ढोलकपुर की गलियां कभी शांत नहीं रहीं। कमला की आत्मा आज भी इसी गांव में भटकती है। वह अपनी उसी कातिलाना खूबसूरती का इस्तेमाल करके गांव के लोगों को मौत के घाट उतार देती है। यह खौफनाक कहानी सुनकर राइस्टार की रूह कांप गई और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो।